ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के संभावित मंत्रिमंडल की, और ब्रेक से पहले हमने एक सवाल उठाया था कि विपक्ष की भूमिका क्या है, उस पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और संभावित मंत्रिमंडल कैसा होगा उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रवीण अत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बात उठ रही है कि विपक्ष का नेता कौन, या विपक्ष का जो मजबूत स्तंभ है वो कांग्रेस कह रही है कि हम निभाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि आईएनएलडी जो है वो तो सीबीआई और बीजेपी से डरी हुई है, ये आज कुलदीप शर्मा जी ने कहा है, तो हम अच्छे तरीके से विपक्ष की, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो क्या आप देखते हैं इसमें, कैसे भूमिका देखते हैं? कुलदीप शर्मा जी क्या कह रहे हैं वो तो उनको पता होगा, लेकिन जब पिछली सरकार में हम विपक्ष में थे, सीबीआई का केस कांग्रेस ने बनवाया था, ये सारे हरियाणा को पता है, तब भी तो हमने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। तब भी हमने कांग्रेस सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमने उसके खिलाफ हरियाणा की जनता की आवाज बन के गए। तो ये बात, उस वक्त आप अकेले थे, इस बार कांग्रेस भी साथ खड़ी है। कांग्रेस देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो मैं पहले दिन से कह रहा था अमृत प्राय वाली बात है कांग्रेस की। और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका क्या निभाएगी? पहले तो कांग्रेस ने जितने पिछले कार्यकाल के दौरान जो किए हुए हैं घपले घोटाले, उसका जवाब दे पहले तो। हालांकि जनता ने जवाब ले लिया उनसे, लेकिन यह निश्चित है कि इंडियन नेशनल लोकदल एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इसमें किसी तरह का किसी को दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, और उसी जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है तो हम विपक्षी भूमिका निभाएंगे। वही सम्मान, आपसे महज 4 सीटें कम है, कांग्रेस को भी वही सम्मान मिला, वो भी यही बात कह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे और आईएनएलडी से बेहतर तरीके से। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या कहेंगे आप विपक्ष की भूमिका को लेकर के? अत्री जी कह रहे हैं कि वही सब कुछ देखेंगे, और पहले भी उन्होंने कांग्रेस के सामने भी अच्छी भूमिका निभाई है। देखिए, अत्री जी चुनाव हार चुके हैं, अब तो कम से कम सच बोलना चाहिए। आप जीत गए हो। मतलब अब चुनाव नहीं है कोई, बार बार कांग्रेस को कोस रहे हैं कि कांग्रेस ने इनको जेल में भेजा है। हुड्डा जी काम ऐसे करे, क्या करूं? पार्टी का जो है कोई जज में बैठा है, आप सुन लीजिएगा, मैंने आपकी बात सुनी है। जी जी जी, बोलिए। हाँ, आप बोलने नहीं देते। आप मेहरबानी करके न्यायपालिका का अपमान ना करो। यह मैसेज जा रहा है न्यायपालिका में कि न्यायपालिका कांग्रेस के इशारे पे चल रही है। आप मेहरबानी करके उसका सम्मान करो। उन्होंने एक फैसला सुनाया है आपके बारे में, तो उसको सहर्ष स्वीकार करो। ना कांग्रेस का कोई लेने देना इस मामले में, और ना पहले कभी था ना आगे कभी था। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे सीबीआई को, और सीबीआई ने काम किया। पहले बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है। विपक्ष की हम बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है। एक बात और कहना चाहता हूं जी, कि भारतीय जनता पार्टी जिस समय विपक्ष में थी, तो अशोक खेमका जो आईएएस अफसर है उनकी बड़ी तारीफ करते थे, और सुबह से शाम गुणगान करते थे कि इसके साथ कांग्रेस जाति कर रही है, सरकार जाति कर रही है। अब बीजेपी सरकार में आ गई है, तो मेरा इनसे सविनय निवेदन है कि इसको मेहरबानी करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना देना। ये बहुत अच्छे अफसर हैं जी, ये सरकार को भाई बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। एक तो कहने का मेरा ये है जी जी। दूसरा, ये इंडियन नेशनल लोकदल दल, ये तो सत्ता में भी नहीं थे, हम तो सत्ता में थे। चलो, हमें लोगों ने, हमारी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, हमें 40 से 15 पे ले आए। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये 32 से 19 पे कैसे आ गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को इनकी नीतियों पे विश्वास नहीं है, इनकी कार्यशैली पे विश्वास नहीं है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके, वो ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल एक बात सिखा के गए हैं कि सुबह से शाम एक बात को, झूठ को एक बार को कई बार बोलो, वो सच हो जाएगी। अब तो इस पॉलिसी से बदल लो, अब तो कम से कम ठीक हो जाओ। अब तो लोगों ने आपको जो जगह आपको मिलनी चाहिए वो दे दी। और जहां तक विपक्ष की भूमिका है, कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, हम एक सशक्त और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अच्छे काम होंगे, सरकार के साथ होंगे जी, और जन विरोधी अगर सरकार काम करेगी तो उसकी खिलाफत करेंगे। जी जी, प्रवीण अत्री जी, अब तो पहली बात तो ये है कि हुड्डा जी जो बात कह रहे थे सीबीआई वाली, ये तो सारे हिंदुस्तान को पता लग गया कि रणजीत सिन्हा डायरेक्टर सीबीआई के घर मुख्यमंत्री हुड्डा जी 3 बार गए।
ये तो सारे हिंदुस्तान ने समझ लिया। लेकिन और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम सशक्त विपक्ष की, हुड्डा साहब जो बात बोल रहे हैं, हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, रचनात्मक निभाएंगे, ये सशक्त पक्ष की भूमिका नहीं निभा सके, रचनात्मक पक्ष की भूमिका नहीं निभा सके, विपक्षी क्या निभा लेंगे? जब ये गवर्नमेंट ढंग से नहीं चला सके, गवर्नमेंट में रहते हुए इन्होंने जो हरकतें की, उसका नतीजा आज ये है कि ये 40 से 14 पे है, और ये विपक्षी भूमिका क्या निभाएंगे? केवल मात्र ये है 10 साल, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, 10 साल चलाई है, जनता सरकार भी बहुमत में नहीं थी। आप एक बात समझे, पिछली सरकार में भी कांग्रेस को बहुमत का मैंडेट नहीं मिला था, वो अल्पमत की सरकार थी, जोड़ तोड़ से बनाई गई थी, और हाई कोर्ट ने आपके सामने एमएलए की सदस्यता रद्द की। वो भी जोड़ तोड़ की सरकार थी, वो कौन सा इनको मैंडेट मिला था? बहुमत का मैंडेट नहीं था इनके पास। हुड्डा जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। जी कृष्ण मूर्ति जी, देखिए 2000 में इनको कहां बहुमत मिला था? इन्होंने भी तो इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर बनाई थी सरकार। ये अपने गिरबान में तो झांकते नहीं। हुड्डा जी गलत बोल रहे हो, फिर आप गलत बयानी कर रहे हो। हुड्डा जी आप गलत बयानी कर रहे हो, आप भूल रहे हो कि 2000 में जो सरकार, आप यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हो। आप हुड्डा जी भूल रहे हो, गलत बयानी कर रहे हो। सुबह से शाम जैसे आप झूठ बोलते हैं। आप पहले अभी सवाल ये नहीं है कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, एक आपने सवाल उठाया है, मैं जरूर उस पे डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ये कहा गया है कि अशोक खेमका को वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दे, यानी उन्हें एक अहम ओहदा दिया जाए जी। तो डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी ये जो बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने पक्ष दिया था उनका, कहा था कि उनका उत्पीड़न हो रहा है और बहुत काबिल अफसर हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो अब वो काबिलियत की बात थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि उनको एक अहम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए बीजेपी की तरफ से? हुड्डा साहब तो व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे थे, बेसिकली तो उनका व्यंग था कि अगर हमने उत्पीड़न किया है तो आप, लेकिन व्यंग में सच्चाई कहीं ना कहीं तो होती है। आप उनको राज्य बनाओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद सब कुछ यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। इसमें बहुत कुछ, क्योंकि चुनाव लड़ा गया है देश के प्रधानमंत्री के नाम पर, उन्होंने खुद संबोधन किया और उन्होंने खुद कहा कि मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ, मेरी जी। और अब वहां से जो मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा ऊपर से, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की डायरेक्ट यहाँ पर सुपरविजन रहेगी एक प्रकार से कि क्या यहाँ पर जो, क्योंकि पहली दफा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बीजेपी के अकेले, वो सरकार कैसे चल रही है, अफसर कैसा काम कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने केंद्र में मंत्रियों से अपनी रोज रिपोर्ट मांगते हैं कि उनका काम, उन्होंने कैसे काम किया है, शायद हरियाणा के बारे में भी ऐसी मॉनिटरिंग होगी। लेकिन जहाँ तक है अकेले खेमका की बात है, हो सकता है खेमका को कोई, जैसे इस कांग्रेस की सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण पदों पे रखा है जी, ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण पदों पे नहीं रखा है। जिस दिन वाडा डील उन्होंने म्यूटेशन रद्द की थी, उससे 4 दिन पहले वो सरकार ने उनको वहां से हटाने का फैसला किया था। उनको बता दिया था कि आपका ट्रांसफर होने वाला, 11 तारीख को ट्रांसफर कर भी दिया था, और ट्रांसफर के 4 महीने बाद उन्होंने उसको म्यूटेशन रद्द की थी। उसके बाद वो, उसको हम ये कह सकते हैं कि खुटे लाइन लगाया गया, और खुटे लाइन तो वो आर्काइव्स में है, उससे पहले उनको बीज विकास निगमों का एमडी बना के भेजा, लेकिन उसमें उन्होंने एतराज किया था कि नॉन कैडर पोस्ट है, इसकी पोस्ट नहीं है, मेरे सीनियर जितने बड़ा सीनियर मैं हूं वहां की नहीं है। चलिए, जो भी है सवाल 2 साल से उनकी बात कही जा रही है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की थी, जहां से आप कह रहे हैं कि सरकार ऊपर से बननी है, उन्होंने तारीफ की थी। एक छोटी सी बात बीच में आई थी तो उठाना मुझे लगा कि लाजमी है और जिक्र किया भी जाना चाहिए। उनको कहीं पोस्टिंग पे लगा सकते हैं, बहुत सारी पोस्टिंग है, 20-25 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके, अब तो वो वैसे भी सीनियर मोस्ट हैं, 1 साल के बाद सेक्रेटरी बन जाएंगे, सरकार के सेक्रेटरी तो अभी भी हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोट हो जाएंगे। उसके बाद उनको किसी विभाग का जो अच्छा उनको लगता है सरकार के पास, वो दिल लगा सकते हैं। लेकिन मुझे इस पे शक है कि उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में रखा जाएगा। ऐसा मुझे संभावना नहीं लग रही है कि अशोक खेमका को मुख्यमंत्री कार्यालय में रख लिया जाए, इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। हाँ, किसी प्रमुख धारा में, प्रमुख पोस्टिंग पर उनको तैनात किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बनता भी है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि काफी काबिल हैं और काबिल अफसर की ही अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। उनको जांच, जो बहुत सारी जांचें, जब सरकार बदलती है पार्टियों की तो बहुत सारी जांचें शुरू करवाई जाती हैं पिछली सरकार के कार्यकलापों पे। हो सकता है वो उनके नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में कोई ऐसा जांच आयोग गठित कर दिया जाए, या कुछ ऐसा गठित कर दिया जाए भी वो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उनकी अच्छी होती है और सारे तथ्य वो निकाल ले, तो ऐसा भी कोई काम सौंपा जाता है। पता नहीं कल क्या होगा, पर उनकी काबिलियत को देखते हुए कोई ना कोई पद जरूर मिलेगा। खुटे लाइन तो वो नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, तो हम बात कर रहे थे मंत्रिमंडल की, बताया डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने भी। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो बार बार आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और किसे होना चाहिए। कौन होगा वो तो कल पता चल जाएगा संभवतः, लेकिन कौन होना चाहिए ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या आपको लगता है जो
राजनीतिक गलियारों में जो बातें चल रही हैं उससे हटके जो थोड़ा सा सच्चाई के थोड़ा सा करीब हो। देखो, कैप्टन अभिमन्यु और मनोहरलाल खट्टर के सुरक्षा बढ़ाने की खबरें हम सब ने देखी सुनी कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दिया, और सुरक्षा बढ़ाने का एक मायना यह भी निकाला जा रहा है उनको मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। 2 लोगों को कभी मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा जा सकता सुरक्षा बढ़ाने से। लेकिन आज की जो ताजा घटनाक्रम है, जो ताजा घटनाक्रम है, रामविलास जी जैसे दिल्ली में मिले प्रधानमंत्री से, अभी एक इंटरनल सूचना आई है कि ओम प्रकाश धनखड़ की भी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 2 दिन से उनके ऊपर लगातार जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो बिल्कुल ध्यान रखे हुई थी, और उनकी सुरक्षा को बढ़ाते, अगर उनकी सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई गई उसको देखा जाए तो कहीं उनका नाम भी कहीं चीफ मिनिस्टर के लिए चल पड़ा है। अचानक से मतलब कुछ भी हो सकता है। इन सारे 5-6 जो नाम है, मुख्यमंत्री इन्हीं में से बनना है, और इनमें से जो रह जाएगा वो मंत्रिमंडल प्लस जैसे 2, मैं थोड़ा सा बस सिर्फ नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके जो मुझे लग रहा है कि 2 अनुसूचित जाति के मंत्री बनेंगे, 2 जाट समुदाय के मंत्री बनेंगे, 2 पंजाबी समुदाय के, और 2 यादव समुदाय के, और 2 बनिया समुदाय के। उसके बाद ब्राह्मण समुदाय का 1 या 2 मंत्री हो सकता है, और अन्य ऐसे 1 या 2, एक और सैनी और इनमें से कोई मंत्री बन सकता है जो इनके विधायक बने उसके अनुसार जी। और डिप्टी स्पीकर भी, क्योंकि अब इनको किसी दूसरे एमएलए को देने की जरूरत नहीं है, तो 2 लोग वहां पर एडजस्ट होंगे, और कुछ लोगों को सीपीएस और बनाया जा सकता है जी। इसमें एक नाम कहीं ना कहीं हम शायद छूट रहे हैं, या क्योंकि गायब हो गया है चर्चा से, वो भी मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह है, उन्होंने आज हमने जिक्र कर चुके थे जी, वो अमित शाह से मिले हैं, और चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम तो पहले ही सेगमेंट में हम ले चुके हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में भले ही हो, लेकिन लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री का उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो उनको कहाँ कंपनसेट या हर्जाना कहे जिसको जी, वो कंपनसेट कैसे किया जा सकता है? चौधरी बीरेंद्र सिंह का तो मुख्यमंत्री, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन सकते हैं, और ना उनको बनाया जाएगा, मुझे जो जहां तक लग रहा है। लेकिन उनको राज्यसभा में संभावना मुझे है कि उनको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। 47 एमएलए आ गए हैं, और एक राज्यसभा की सीट जो खाली हो चुकी है उन्हीं के इस्तीफे से उसका बाई इलेक्शन होना है, और जिसके 47 एमएलए नेचुरली राज्यसभा का सदस्य उन्हीं का चुना जाएगा, और उनको जिस पोस्ट से हटाया था, इस्तीफा देके वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी पोस्ट पे वापस लेके जाएगा राज्यसभा में। और उनकी पत्नी, क्योंकि मंत्री उसमें एमएलए बन गए हैं, तो उनको कहीं या तो मंत्री या उनको सीपीएस या कोई ऐसे पद पे उनको बिठाया जा सकता है, तो उनको एडजस्ट इस तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी वक्त थोड़ा सा कम है, हम जाते जाते एक चर्चा और मैं करना चाहूंगा। प्रवीण अत्री जी, एक छोटा सा आपसे सवाल है, और छोटा सा ही मैं जवाब चाहूंगा, फिर उसका विश्लेषण भी हम कोशिश करेंगे उसका निकालने की। जो चूक हुई है इंडियन नेशनल लोकदल से, कहां पर चूक हो गई? देखिए, ये वैसे तो रिसर्च का टॉपिक है, हम लोग इस चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर कुछ तो एकदम लगता है कि तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे जो ये इलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम से वोट डला है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें समझ में आ रहा है, जो अंडर करंट है, क्योंकि ये एक अंडर करंट ही कहेंगे इसको, जो मोदी जी के नाम से चला है, जिसकी वजह से बीजेपी को वोट मिला है। लेकिन बीजेपी तो कह रही थी कि पूरा करंट है, हमारी लहर है। देखिए, ऐसा है, आप एक भारद्वाज जी, ऐसा है कि ये अंडर करंट था। अगर ये, क्योंकि इलेक्शन से, वोटिंग से 2 दिन पहले तक की सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट थी, जो हम मान के चल रहे हैं जी। 2 दिन के अंदर जो अंडर करंट चला है, उसमें कहीं ना कहीं डेरा फैक्टर भी उसने थोड़ा रोल प्ले किया, और उस अंडर करंट को उसने ट्रिगर किया है जी। तो रही बात ये कि हमसे जो चूक हुई है, देखिए, हम उसका एनालाइज करेंगे, हम कर रहे हैं, हम देखते हैं अगर हमसे कोई चूक हुई है कहीं, तो उसको हम कोशिश करेंगे उसको दूर करें, दोबारा से जनता के बीच में जाएंगे, दोबारा से जनता की आवाज बनेंगे, और दोबारा से संघर्ष करेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपसे कहां चूक रह गई? देखिए, हमारी 15 साल की भारत सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी। 10 साल की जी। 10 साल की हरियाणा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, और दूसरा, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार जम के हुआ। हम उस दुष्प्रचार का जवाब कोशिश की हमने बहुत, लेकिन हम नहीं दे पाए। हमारे पे जात पात का भी जहर उगला गया। तो ये सारी बातें अभी हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, जब पूरी समीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद बताएंगे। लेकिन ये बातें मेरे सामने आई हैं खास तौर पे, तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी ने 10 साल जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शासन किया, वो गजब का शासन किया, किसी आदमी को तंग नहीं किया। लोगों ने 53% हरियाणा के लोग चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और 2-3 मामले और थे, उसकी वजह से हम चुनाव जी बिल्कुल। एक चीज लूंगा, देखिए, अगर इसको एनालाइज करेंगे, जैसे आपने एनालाइज की बात की है, मैं भूल गया वो बात। जी
अगर आप एनालाइज करेंगे 63 सीट्स ऐसी हैं जहां पे बीजेपी या तो जीती है या बीजेपी सेकंड नंबर पे है कॉन्टेस्ट में जिसको कहेंगे, और 60 सीट ऐसी हैं जहां पे या तो एनएलडी जीती है या एनएलडी कॉन्टेस्ट में सेकंड नंबर पे है। तो आप यूं मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि हमारा प्रदर्शन कोई बहुत ज्यादा खराब रहा, लेकिन हाँ बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। लेकिन सिकंदर आप नहीं बन पाए ना जी, डेफिनेटली नहीं बन पाए, उसको तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। उसी में हम बता रहे हैं। धीमान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये तो इन्होंने अपनी अपनी बातें बताई हैं, एनालाइज भी करेंगे, शुरुआती तौर पर ये है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता का जो मूड है, कोई जातीय समीकरण है, कोई क्षेत्र की बात है, उसमें थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या पूरा जो है सीन रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को और आईएनएलडी को पीछे छोड़ दिया। भारद्वाज जी, जो मैंने आकलन किया, क्योंकि मतदाता जो है जिन्होंने अपना मतदान करके बीजेपी को अपने पक्ष में वोट डाली है और 47 सीट देकर उनको पूर्ण बहुमत दिया है, इसको अगर हम हरियाणा के मैप पे देखें और जो जाट बाहुल्य है, यादव बाहुल्य है और गैर जाट बाहुल्य है, अगर उस क्षेत्र में बांटा जाए तो 3 परिस्थिति बिल्कुल सामने आती हैं। जो देश वाली जाट जो बेल्ट है, जिसको हम मुख्यमंत्री का गढ़ कहते हैं, जो पुराना रोहतक जिला है, जिसमें 14 सीट आती हैं जी, उस 14 सीट में 10 सीटें कांग्रेस की गई हैं। मतलब जो जाट 6 जाट उसमें से जाट समुदाय के एमएलए बने हैं और 4 अन्य समुदाय के बने हैं। मतलब उनको भी ये माना जाएगा कि वो अगर जीते हैं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है हुड्डा, उनका योगदान वहाँ पर है, उनका प्रभाव क्षेत्र है। उसके अलावा 3 सीट पे जैसे पलवल, कैथल और तोसाम, वो तीनों लीडर जो हैं, किरण चौधरी, करण सिंह दलाल और रणदीप सुरजेवाला, वो अपने आप में बड़े सक्षम थे। उन्होंने इंडिविजुअल जो कह सकते हैं, हालांकि वो भी जाट और अपने उस जाट क्षेत्र की जाट बाहुल्य मतदाता हैं वहाँ पर, और उनका भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण उनकी तरफ हुआ है। और पलवल जो है, होडल सीट और एक तिगांव सीट, और ये थोड़ी सी बाहर चली हैं जहाँ पर आईएनएलडी और उनका कोई रहता था। गांव में जो है गुर्जर समुदाय का ज्यादा प्रभाव रहता है, वहां पर जीता है। तो एक प्रकार से उस क्षेत्र में तो जाट बाहुल्य क्षेत्र में से तो उधर वाले में तो मुख्यमंत्री रहे उस क्षेत्र में जी। जो क्षेत्र की बात होगी है, जनता की थोड़ी सी जनता की, मैं जनता की बता रहा हूँ बस सिर्फ, क्योंकि इसमें ये बताऊं कि कांग्रेस के जो 15 एमएलए बने हैं उनमें जाट समुदाय के 9 हैं, अनुसूचित जाति के 4 हैं, गुर्जर समुदाय का 1 है और 1 ब्राह्मण का है। और लोग आईएनएलडी के जो अकाली दल और उसके जीते हैं उसमें जाट समुदाय के 9 हैं, अनुसूचित जाति के 4 हैं, वैश्य, पंजाबी, कुम्हार, गुर्जर और काम्बोज के 1-1 हैं, और 2 मुस्लिम समुदाय के जो मेवात क्षेत्र से पड़ते हैं। जी जी। जो भाजपा के 47 एमएलए हैं, ये एक लाइन बनती जा रही है, पता लग रहा है कि इसमें कितने गैर जाट विधायक होंगे, और उनका गैर जाट मतदाता भी इसलिए इनकी तरफ पोलराइज जो हुआ है लग रहा है। अनुसूचित जाति के सबसे ज्यादा 9 हैं, जाट समुदाय के 8 हैं, पंजाबी समुदाय के 7 हैं, यादव समुदाय के 6 हैं, वैश्य समुदाय के 6 हैं, ब्राह्मण समुदाय के 4 हैं, गुर्जर और सैनी समुदाय के 2-2 हैं, राजपूत, काम्बोज और सोनार समुदाय के 1-1 हैं। निर्दलीय भी 2 जाट समुदाय के जीते हैं, वो उनका अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि बीजेपी के जो मैं यहीं पर लेके आया है वो कहीं ना कहीं बराबर उन्होंने कोशिश की है कि हर समुदाय को प्रतिनिधित्व मिले। बीजेपी ने नहीं कहा, मतदाताओं ने जहां पर जैसे वो खड़े थे, जो नॉन जाट का एरिया, ये जो जीटी रोड बेल्ट जिसको मानते हैं, यादव समुदाय का जो बेल्ट है जी जी, उस एरिया में जो फरीदाबाद वाली साइड में चले गए, तो इस पे नॉन जाट प्रभावित इलाका था। अगर इसको हम एक इस रूप में समीकरण के रूप में देख सकें तो नॉन जाट मतदाताओं का ज्यादा प्रभाव बीजेपी की तरफ रहा है। ये इसमें से एक आकलन निकल के आता है। और अभी जो मुख्यमंत्री का जो चयन होगा उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात देखी जाएगी कि चर्चा में है, जाट और नॉन जाट में से किनको बनाया जाता है। हालांकि सबसे ऊपर मनोहर लाल खट्टर और कैप्टन अभिमन्यु, इनका नाम चल रहा है, रामविलास शर्मा भी दौड़ में हैं, तो ये नाम चल रहे हैं, लेकिन कल इसका फैसला हो जाएगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सबका शुक्रिया। दीपक मनचंदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्री जी, आपने भी अपने विचार रखे, बहुत शुक्रिया। और कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपने भी हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज हरियाणा विशेष में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा। नमस्कार।